गैर 320। कौशल 00 रिक्का 6 राजकुमारी ढाल फूल मेजबान के साथ हमला करने के लिए सैनिकों के रूप में 6 पंखुड़ियों वाले फूल के आकार के हेयरपिन की जोड़ी में 6 परियों को बुलाएं। आवश्यक उन्नत नैन कौशल विशेष खजाने 00 रिक्का से लैस होने की आवश्यकता है। स्टेन किशुन ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड लक्ष्य के लुप्त भाग को ठीक करने और पुनः विकसित करने के लिए 00 रिक्का से 2 परियों अयामे और शुन को बुलाए। आवश्यक उन्नत नैन कौशल विशिष्ट खजाना 00 रिक्का से सुसज्जित होना आवश्यक है। सेंटेन केशुन 3 सेक्रेड लिंक्स शील्ड 3 परियों हिनागिकु लिली और बैगन को बुलाकर एक त्रिभुज बनाएं जिससे एक ढाल की नींव बने। आवश्यक विशेषज्ञ स्तर के नैन कौशल विशेष खजाने 00 रिक्का से लैस होना आवश्यक है। शितेन क्षुन 4 स्वर्गों की ढाल प्रतिरोध यह 00 रिक्का के आक्रामक और रक्षात्मक गुणों को जोड़ती है। 4 परियों हिनागिको लिली बैगन और त्सुबाकी को बुलाएं जिससे एक त्रिकोणीय ढाल बनेगी जो हमलों से बचाव और परावर्तन करेगी। आवश्यक विशेषज्ञ स्तर के नैन कौशल विशेष खजाने 00 रिक्का से लैस होना चाहिए। गुप्त क्षमताएं सभी चीजों की अस्वीकृति निष्क्रिय क्षमता सभी कौशल प्रभावों को 100% बढ़ाती है। आवश्यक ग्रैंडमास्टर नैन कौशल केवल तभी सक्रिय नहीं किया जा सकता जब कार्ड 5 सितारा लाल कार्ड बन जाए। बांड कुरोसाकी इचिगो प्राप्त करें प्लस 40% जीवन शक्ति प्राप्त करें। तात्सुकी अरिसावा प्राप्त करें प्लस 32% शक्ति प्राप्त करें। चिजुरु होंश प्राप्त करें प्लस 24% गति प्राप्त करें। कुचिकी रुकिया प्राप्त करें प्लस 34% लाभ। इयान के सुखद आश्चर्य का कारण यह था कि यह एक ऐसा कार्ड था जिसमें चौतरफा सहायक प्रभाव आक्रमण रक्षा और उपचार था और यह एक 4 सितारा कार्ड भी था जो युकिना के कार्ड से अधिक मूल्यवान था। हालांकि ईशान को यह नहीं पता कि ओरिहिमे की कार्ड क्षमता सेलेस्टियल ड्रैगन के निशान को हटा सकती है या नहीं। कार्ड की विभिन्न कौशल आवश्यकताओं को देखते हुए यह निश्चित रूप से एक ऐसा कार्ड था जो केवल नैन के साथ चलता था। इसकी शक्ति और गति विशेषताएं काफी कम थीं, लेकिन इसका प्रारंभिक नैन मान अन्य कार्डों की तुलना में कहीं अधिक था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले विशेष खजाने 6 राजकुमारी ढाल फूल की आवश्यकता होती है। 6 राजकुमारी ढाल वाले फूल ईशान को यह सोचकर सिरदर्द हो गया। क्या मुझे पहले वीआईपी स्टोर को रिफ्रेश करके उसके सारे टुकड़े इकट्ठा करने होंगे? कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह 6 राजकुमारी शील्डिंग फूल निश्चित रूप से जन्पाकुटो की तरह एक 4 सितारा अनन्य खजाना है और मुझे नहीं पता कि पिछले 10 लगातार ड्रॉ के दौरान मैंने इस अनन्य खजाने के कुछ टुकड़े एकत्र किए हैं या नहीं। ईशान ने सिस्टम से इस बारे में पूछा तो पता चला कि कुछ टुकड़े तो निकाले गए थे। हालांकि कुल मिलाकर केवल 42 टुकड़े ही निकले और 4 सितारा विशिष्ट खजाने को इकट्ठा करने के लिए उसे 100 टुकड़ों की जरूरत थी। मुझे 58 और टुकड़े चाहिए। ईशान ने कुछ देर सोचा और पाया कि ये ज्यादा नहीं है, इसलिए उसने स्टोर को ताज़ा करना शुरू कर दिया और खास खजाने 6 राजकुमारी ढाल वाले फूल को खरीदने के लिए ढूंढने लगा। ईशान एक गोल्ड वीआईपी था। उच्चस्तरीय कार्ड स्टोर उसे 3 स्टार और 4 स्टार कार्ड के टुकड़े साथ ही 3 स्टार और 4 स्टार के अनन्य खजाने के टुकड़े दे सकता था। आमतौर पर टुकड़ों की संख्या 2 से 3 होती थी जब वे दिखाई देते थे। इसके अलावा खजाने को सुदृढ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कभी-कभी नष्ट हो जाती थी, इसलिए ईशान उन्हें खरीदता रहा। मैनुअल रिफ्रेश सिस्टम के ऑटोमेटिक रिफ्रेश से अलग था। जब ईशान को कोई कार्ड का टुकड़ा दिखता है जो उसे पसंद आता है या इस्तेमाल कर सकता है, तो वह उसे खरीद लेता है और हर रिफ्रेशिंग इफेक्ट का पूरा फायदा उठाता है। आखिरकार 2000 हीरो से एक बार रिफ्रेश करना 40,000 बेरीज के बराबर होता है।
बस दिक्कत इसकी स्पीड की थी। रिफ्रेश काफी धीमा था। खुशकिस्मती से वे अगले दिन निकलेंगे, इसलिए ईशान के पास यह काम पूरा करने के लिए अभी पूरी रात है। उस स्थिति में उन्होंने सुबह 3 बजे तक खुद को तरोताजा रखा और अंततः 6 राजकुमारी शील्डिंग फूलों के लिए आवश्यक सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया। हालांकि इतने लंबे समय में ईशान ने 800 से ज्यादा बार रिफ्रेश किया, जो ऑटोमेटिक सिस्टम रिफ्रेश से ज्यादा कारगर था। हालांकि इसके अलावा उसने ही के खास खजानों के ढेर सारे टुकड़े भी खरीदे। ही के खजानों के टुकड़े और कुछ नहीं, बस एक सीलिंग बैंडेज थे। अंधेरे की लौ का ड्रैगन जब पालतू बनाया जाता है और बुलाया जाता है तो वह भयंकर लपटें पैदा करता है। ईशान ने उस समय अपनी सारी आस्तीनें जला ली थीं, इसलिए उसने सोचा कि शायद यह काम आ जाए। चूंकि 6 राजकुमारी ढाल फूलों को संश्लेषित किया गया है, इसलिए ईशान निश्चित रूप से इसका प्रयास करेगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अवाक कर दिया। शुरू में ईशान ने सोचा था कि ओरिहाइन के हुनर का इस्तेमाल करने के लिए उसे बस उसका कार्ड स्लॉट में डालना होगा और खास खजाना हासिल करना होगा, और इससे कोई असर नहीं होगा। नतीजतन यान के विचार गलत साबित हुए। जब उन्होंने अपने पैरों पर ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड के उपचार कौशल को लागू किया तो उनके बालों पर 6 राजकुमारी शील्डिंग फूल दिखाई दिए। इसलिए जब उसने यह देखा तो ईशान बार बार कहता रहा, मेरे बालों में फूल के आकार के हेयरपिन हैं, मेरे बालों में फूल के आकार के हेयरपिन हैं, मेरे बालों में फूल के आकार के हेयरपिन हैं। जब उसने अपने सिर पर उभरे फूल के आकार के हेयरपिन को छुआ तो ईशान को अचानक ऐसा लगा जैसे वह एक छोटी लड़की में बदल गया हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तथाकथित विशेष खजाना 6 राजकुमारी शील्डिंग फूल एक लड़कियों का हेयरपिन था, है ना? वो एक बड़ा आदमी है, बिल्कुल बड़ा आदमी। जब वो इस कार्ड का हुनर इस्तेमाल करता है तो उसके सिर पर एक जोड़ी हेयरपिन आ जाती है। क्या इससे ज्यादा नशीला कुछ और हो सकता है? ईशान इस कार्ड के अनन्य खजाने से भी लैस हो सकता है। उस समय जब सिस्टम ने उसे बताया था कि एक समय में केवल एक ही प्रकार के अनन्य खजाने से लैस किया जा सकता है, लेकिन यह उस पर प्रतिबिंबित होता है। यदि कार्ड भी अनन्य खजाने से सुसज्जित है तो कौशल का उपयोग करते समय यह भी प्रकट होगा। अर्थात यदि उसने ईशान यागामी का अनन्य खजाना यास्कानी रत्न प्राप्त कर लिया तो जब वह ईशान यागामी के कौशल का उपयोग करेगा तो उसके गले में मगाटामा हार दिखाई देगा। सिस्टम से इस बात की पुष्टि करने के बाद ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर कल जब वो बाहर जाने वाले व्यक्ति से दिव्य ड्रैगन का निशान हटाने जाएगा तो इतने सारे लोगों के सामने उसके सिर पर एक सुंदर फूल के आकार का हेयरपिन दिखाई देगा, क्या उन्हें नहीं लगेगा कि कुछ अजीब हो रहा है? ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि इस दृश्य की कल्पना करके रोए या हंसे। फिर उसने चुपचाप अपनी भालू कान वाली टोपी ले ली। बेशक सिर्फ टोपी ही कलाकृति बन सकती है। अगर वह कल इसे पहनेगा तो शायद इसे किसी की नजरों से छुपा पाएगा, है ना? ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड के प्रभाव के साथ प्रयोग करने के बाद ईशान ने पाया कि ओरिहाइन की उपचार क्षमता वास्तव में युकिना के कार्ड से कहीं अधिक और महान थी। अगर उन्हें शब्दों में वर्णित करना हो तो युकिना की क्षमता को केवल इलाज कहा जा सकता है, जबकि ओरिहाइन की क्षमता को ठीक करना कहा जा सकता है। दोनों बिल्कुल अलग हैं। रिकवरी का मतलब सिर्फ चोटों का इलाज ही नहीं है, बल्कि शरीर का पूरी तरह से ठीक होकर अपनी पिछली स्वस्थ अवस्था में आना भी है। दरअसल ईशान खुद भी इन दोनों के बीच का खास अंतर नहीं जानता था, न ही उसे समझ में आया कि सिस्टम इन क्षमताओं को कैसे सेट करता है। उसे बस इतना पता था कि इस कार्ड का हुनर उसके मकसद को पूरा कर सकता है, जो काफी था। इससे ईशान सोचने लगा,
मुझे ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड की पूरी क्षमता का पता नहीं है। क्या यह कुइना के कोमा में मदद कर सकती है? तार्किक रूप से कुइना के मस्तिष्क और चेतना को नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसका शरीर सुरक्षित था और सामान्य चिकित्सीय प्रभाव काम नहीं करता। लेकिन ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड के परिणाम उपयोगी हो सकते हैं। ईशान फिलहाल कुछ तय नहीं कर पा रहा है। वह बस पहले इसे नीचे रख सकता है और बाद में किसी मौके का इंतजार कर सकता है। अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग तट पर जमा हो गए। न सिर्फ जिनबेस मछुआरे समुद्री लुटेरों को घर जाने वालों के साथ रवाना होना था, बल्कि ईशान और उसका समूह, जिन्हें नया जहाज मिला था, भी रवाना होने के लिए तैयार थे। उस समय ईशान को टोस्ट देने वाले उस छोटे लड़के को भी वापस भेजा जाना था। हालांकि उसका कोई परिवार नहीं था, फिर भी दासों में से एक सौम्य दिखने वाली महिला उसे गोद लेने को तैयार थी। इसलिए अगर वह लड़का ईशान के साथ समुद्री डाकू बनकर समुद्र में जाना भी चाहता, तो भी ईशान सहमत नहीं होता और उसे वापस भेजे जाने वालों की सूची में शामिल कर लेता। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं चलने देते? बच्चा ईशान के सामने रो रहा था। तुम अभी बहुत छोटे हो। ईशान ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते बच्चे, हम तुम्हारे बड़े होने तक इंतजार करेंगे, फिर तुम हमारे साथ आ सकोगे। ये शब्द उसे मूर्ख बनाने के लिए थे, और जब उसने अंततः लड़के को रोना बंद करने के लिए मना लिया, तो ईशान ने उसे अपनी शर्ट उतारने और पीछे मुड़ने के लिए कहा। बच्चे की पीठ पर एक काला निशान बना हुआ था। उस निशान से घायल त्वचा पूरी तरह से मृत थी, इसलिए वह काली पड़ गई थी। ईशान ने सिर हिलाया और चुपचाप अपनी टोपी निकाली और फिर उसे वापस पहन लिया। इसके बाद उसने ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड को उसकी पीठ की ओर फेंका। हेयरपिन की 2 पंखुड़ियां गिर गईं और 2 छोटे कल्पित बौनों में बदल गईं, जिन्होंने बच्चे की पीठ को ढकने के लिए एक लंबी और संकरी पीली जगह बना दी, और फिर काला निशान धीरे धीरे गायब हो गया। जयदेव और बाकी लोग इन 2 नन्हे कल्पित बौनों को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये दोनों कल्पित बौने दरअसल नेन द्वारा बनाए गए थे, न कि सिस्टम द्वारा दिए गए विशेष खजानों हेयरपिन के। लेकिन वे बच्चे के निशान को गायब होते हुए देख सकते थे। जयदेव थोड़ा हैरान हुआ, तुम तो बहुत अच्छे चिकित्सक निकले। सच में नहीं। ईशान को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे, पर उसने अस्पष्टता से कहा, यह तो बस योग्यता का प्रयोग है। जब उसने देखा कि ईशान उसे ठीक से जवाब देने को तैयार नहीं है, तो उसने और कुछ नहीं पूछा। दिव्य ड्रैगन के निशान के गायब होने से लड़का बहुत खुश हुआ। हालांकि वह अभी छोटा था, वह जिंदगी भर शर्मिंदगी का दाग नहीं ढोना चाहता था। इसके बाद ईशान ने सबके लिए ऐसा ही किया। इस तरह का उपचार कौशल वास्तव में काफी थका देने वाला था। ईशान थोड़ी देर बाद रुक गया और आराम करने लगा। दोपहर तक सभी का उपचार किया गया। जब सभी के अंक हटा दिए गए, तो ईशान ने जल्दी से ओरिहंस कार्ड को हटा दिया, क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि यदि वह इस कार्ड को लंबे समय तक अपने पास रखेगा तो यह उसके दिल में जगह बना लेगा। सिस्टम में मौजूद कार्ड्स में ढेरों महिला चरित्र वाले कार्ड्स थे, जिनमें न सिर्फ एक खूबसूरत स्टाइल और आकर्षक लुक था, बल्कि कुछ बेहद शक्तिशाली हुनर भी थे। अगर यह सिर्फ एक खेल होता, तो ईशान ज्यादातर इन खूबसूरत महिला कार्ड्स को इकट्ठा करता। TN जैसा कि मैं हमारे डिस्कॉर्ड में कर रहा हूँ, वाइफ्स इकट्ठा करना और उनका दावा करना। हमसे जुड़े https://discord GGSFZWTY। आखिरकार हर कोई खूबसूरत महिलाओं को पसंद करता है, लेकिन समस्या यह थी कि इन कार्डों की खासियतें परेशान करने वाली थीं, खासकर जब ये उस पर दिखाई देती थीं। हेयरपिन, जो एक स्त्रीयोचित एक्सेसरी है, ईशान को सचमुच शर्मिंदा कर देती थी।
इससे उसने यह भी सोचा कि माई शिरानुई जैसा कार्ड खींचने के मामले में क्या करना है। वह नहीं जानता कि उसके पास क्या विशेष खजाने हो सकते हैं, चाहे वह उसका प्रशंसक हो या उसका सेक्सी कुनोइची महिला निंजा सूट। अगर यह उसकी पोशाक थी तो वह इस कार्ड का उपयोग नहीं करेगा, भले ही यह जीवन और मृत्यु का मामला हो। कोई नहीं जानता कि ईशान असल में क्या कर रहा था, लेकिन इससे लोगों को यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होती कि ईशान ने उनके गुलामों के निशान मिटाने के लिए जादुई तरीके अपनाए हैं। जब सारे निशान मिट गए तो बचाए गए सभी गुलाम बहुत खुश हुए और उसकी जय जयकार करने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई हैं। कोई भी इस कलंक को जीवन भर ढोने को तैयार नहीं था। इस कलंक के मिटने का मतलब है कि उन पर से आखिरी बेड़ियां भी हट गई हैं। तब से यह एक नया जीवन है। सभी लोग हमेशा ईशान के सामने खड़े होकर उसे प्रणाम करते थे। इस दृश्य को चुपचाप देखते हुए जयदेव को सन पायरेट ग्रुप की स्थापना के समय का दृश्य याद आ गया। जो लोग जा रहे थे वे जिन्बे के जहाजों पर चढ़ने लगे। हालांकि वे थोड़े हिचकिचा रहे थे, पर वे समझ रहे थे कि उद्धारकर्ता को आगे क्या झेलना पड़ेगा। अगर वे उसके साथ रहे तो बोझ बन जाएंगे। जब ईशान ने देखा कि वे सभी जहाज पर सवार हैं तो उसने जयदेव से कहा, कृपया उनका अच्छे से ख्याल रखना, वे अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। जयदेव ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, फिर धनुष पर कूद गया और फिशमैन समुद्री डाकू समूह के सदस्यों को नौकायन करने का आदेश दिया। जो लोग किनारे पर रह गए थे उन्होंने जिन्बे के जहाजों को दूर जाते देखा, और जब वे दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने मुड़कर ईशान की ओर देखा। इस बार ईशान अपना चेहरा नहीं छिपा रहा था। उसने अपना मुखौटा उतारा और हाथ हिलाते हुए कहा, चलो हमें भी नौकायन शुरू करना है। वाह! बाकी लोगों ने हाथ उठाकर जयकारे लगाए। वे ईशान के पीछे पीछे उस जहाज पर चढ़ गए जो जयदेव ने उनके लिए छोड़ा था। केबल हटाओ, लंगर उठाओ, पाल लगाओ। अरे कप्तान! इयान के आदेश से जहाज पर सवार लोग व्यवस्थित ढंग से काम करने लगे। दरअसल ईशान जब समुद्र में गया था तो उसे पहले तो ये बातें समझ नहीं आई थीं, लेकिन अच्छा हुआ कि वह कुछ देर ऐस के जहाज पर रहा और किसी तरह कुछ शब्द सीख गया। जहाज मुड़ने लगा और धीरे धीरे द्वीप से दूर जाने लगा। ईशान जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा उजले मौसम को देख रहा था। समुद्री हवा उसके चेहरे पर बह रही थी। आखिरकार वह असीम उत्साह से भर गया। TN 150 अध्यायों के बाद ईशान के पास आखिरकार अपना जहाज और अपना दल है। वाह! पीछे मुड़कर उसने अपने जहाज पर व्यस्त नाविकों को देखा। कुल 75 लोग थे जो उसके साथ रहने और समुद्र में जाने को तैयार थे। वे पहले से ही बेघर थे, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के ईशान के पीछे चल पड़े। इन 75 लोगों में ज्यादातर इंसान थे, लेकिन कई दूसरी जातियों के लोग भी थे। जयदेव द्वारा ले जाए गए मछुआरे के अलावा इस जहाज पर एक दानव भी था जिसका नाम रायदीन था। वह बहुत बड़ा था। ऐसा लगता है कि वह रात में सिर्फ डेक पर ही सो सकता है। उसके अलावा एक मिंक भी था, काला भालू मिंक, जो ईशान को इयान के चेहरे पर रगड़ता हुआ गरचू गुनगुनाता हुआ छोड़ता नहीं था। उसका नाम डोरोनी था। वह एक ईमानदार और सीधा सादा इंसान था। इसके अलावा जहाज पर लॉन्गार्म जनजाति के 4 और लॉन्गलेग जनजाति के 2 लोग भी थे। हालांकि वे अजीब लग रहे थे, लेकिन सच कहूं तो वे वाकई बहुत मजबूत थे। बचे हुए ज्यादातर लोग ताकतवर थे। उनमें से कुछ तो असल में समुद्री डाकू थे, कुछ तो आम लोग थे, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो वे काम आ सकते हैं। जहाज पर कई औरतें भी थीं।
मार्गरेट, जिससे ईशान मिला था, भी उनमें से एक थी। ये लड़कियां और औरतें बेघर और बेसहारा थीं। हालांकि वे लड़ नहीं सकतीं, लेकिन वे सफाई और खाना पकाने जैसे दूसरे कामों में मदद कर सकती हैं। खुश स्माइली। ईशान अपने जहाज पर मौजूद बूढ़ों के समूह से परेशान नहीं होना चाहता था। इसलिए जब मार्गरेट और कुछ अन्य लोगों ने रुकने का प्रस्ताव रखा तो उसने हामी भर दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मार्गरेट को नौकायन का थोड़ा बहुत ज्ञान था और वह नाविक के काम में कुशल थी। यही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इन लोगों में हर तरह के हुनर थे। कुछ नाविक बन सकते थे, कुछ तोपखाना चला सकते थे, कुछ की नज़र तेज थी इसलिए वे पहरेदार बन सकते थे, कुछ जहाज़ों की मरम्मत कर सकते थे, और एक बहुत अच्छा रसोइया भी था। ईशान डॉक्टर है XD। ऐसे लोगों के समूह के साथ यान के समुद्री डाकू समूह का स्वाभाविक रूप से आकार हुआ, और ये लोग सबाउडी द्वीपसमूह में एकत्रित शिकारी समूह की तुलना में उसके प्रति अधिक वफादार थे। उन्हें अपने अपने काम में व्यस्त देखकर ईशान को याद आया कि इस दौरान क्या हुआ था। वास्तव में शैतानी फलों की खबर सुनने और मारिजुआना में घुसने और फिर इस तरह का दंगा करने के बाद पूरी बात बर्बाद होने वाली थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि ईशान चुपचाप खुद भी भाग सकता था और उसे इतना बड़ा कदम उठाकर गुलामों से भागने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सच कहूं तो वह बस वर्तमान के बारे में सोच रहा था, भविष्य के बारे में नहीं। ईशान ने उस समय धर्मी क्रोध में आकर एक दिव्य ड्रैगन को मार डाला था। चाहे कुछ भी हो जाए, दिव्य ड्रैगन और विश्व सरकार उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वे हर किसी और हर चीज की जांच जरूर करेंगे। हालांकि ईशान ने उस समय अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन अगर उसने सोचा कि वह केवल इस पर भरोसा कर सकता है तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए भले ही वह स्काइपिया में उनसे छिप जाए और सोचे कि वह सुरक्षित है और विश्व सरकार उसे ट्रैक नहीं कर पाएगी, यह भी काम नहीं करेगा। सबसे आसानी से उपलब्ध उदाहरण उसकी आंखों के सामने था, आरव। विश्व सरकार की जांच से बचने के लिए उसकी मां रूज ने 20 महीने की गर्भावस्था के बाद आरव को जन्म दिया और उसे गोद लेने के लिए गोपाल को सौंप दिया। तो क्या एक महान मरीन, एक वाइस एडमिरल की मदद भी काफी थी? हालांकि अंत में आरव का पता लगा लिया गया और उसकी असली पहचान सामने आ गई। आखिरकार विश्व सरकार ने इतने सालों से दुनिया पर कब्जा जमा रखा है और उसकी खुफिया एजेंसियां तो सर्वव्यापी होंगी ही। ईशान कुछ समय के लिए बच निकलने में कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर सेलेस्टियल ड्रैगन्स उसका पीछा करना नहीं छोड़ते तो एक दिन उसकी पोल खुल ही जाएगी। अगर वह अकेला छिपा था तो जब तक उसे खोजा जाएगा, ईशान अकेले भाग नहीं पाएगा। समुद्री हमलों का सामना करते हुए वह किसी द्वीप पर फंस सकता है और अंततः पकड़ा जा सकता है। वह अकेले नहीं बच सकता, क्योंकि सबसे अहम बात यह थी कि एक इंसान जहाज नहीं चला सकता जब तक वह उड़ नहीं सकता, और वह भी लंबी दूरी तक, वरना वह कभी दौड़ नहीं पाएगा। किसी व्यापारी जहाज के साथ घुलने मिलने की संभावना भी काम नहीं आएगी, क्योंकि एक बार नौसैनिकों को उसके बारे में जानकारी मिल गई तो वे उसकी कड़ी जांच करेंगे। तो ईशान उड़ नहीं सकता, अकेले नाव नहीं चला सकता, लेकिन वह इसमें मदद के लिए लोगों का एक समूह ढूंढ सकता है। यह एक और कारण था जिसके कारण उन्होंने इन गुलामों को बचाने का निर्णय लिया, न केवल उनकी मदद की बल्कि अपनी भी मदद की। तो असल में हालांकि ये लोग उसे उपकारी और रक्षक कहते रहे हैं, ईशान ने कभी खुद को उनका उपकारी नहीं माना। वह अच्छी तरह जानता था कि वे दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। वे मारिजोआ से बचना चाहते थे, लेकिन उन्हें मरीन के पीछा से भी बचना था। दोनों पक्षों का उद्देश्य एक ही है, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना होगा।
ईशान के लिए उस क्षण तक कोई समाधान निकालना असंभव था। शुरू से ही उसका इरादा विश्व सरकार की खुफिया क्षमता को कमतर आंकने का नहीं था। इसलिए उनके पीछा करने वालों से लड़ने के लिए एक समुद्री डाकू समूह की स्थापना ही उसके लिए एकमात्र रास्ता बचा था। उसकी मूल योजना विश्व सरकार को उसकी असली पहचान का पता चलने से पहले ईस्ट ब्लू वापस जाने की थी। सबसे पहले वह चुराया हुआ शैतानी फल मास्टर कोशिरो को देगा और दूसरा उन्हें किसी भी परिणाम के लिए तैयार करना। अगर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को बेशर्मी से उसके परिवार से भिड़ना पड़ा तो मास्टर कोशिरो को उनसे बचना होगा। हालांकि गलती से चाचा कुणाल से मिलने और रिवॉल्यूशनरी आर्मी में शामिल होने के बाद उसकी योजना को अमल में लाने की जरूरत नहीं पड़ी। चाचा कुणाल ने अपनी अद्भुत क्षमता से शैतानी फल ईस्ट ब्लू में भेज दिया। साथ ही उन्होंने वादा किया कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी उसके परिवार और उसके मालिक की रक्षा करेगी, जिससे ईशान अपनी चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो गया। दरअसल सभी चीजें एक एक करके आपस में जुड़ती जा रही थीं। कारण और परिणाम का नियम हमेशा लागू होता है। अगर ईशान उस रात सेलेस्टियल ड्रैगन के बेटे को नहीं मारता तो उसे ताबीज सेलेस्टियल ड्रैगन की पहचान वाली चिप नहीं मिलती। अगर यह ताबीज न होता तो ईशान को मरीन जीवन भर के लिए जरूर चाहते। लेकिन अब बात अलग थी। अगर ईशान मरीन का पीछा करना छोड़ देता तो लंबे समय बाद अंकल कुमा की योजना के अनुसार जब तक सेलेस्टियल ड्रैगन अपनी पहचान वाली चिप वापस पाना चाहते हैं, उनके पास यान की शर्तें मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। बेशक ईशान शिचिबुकाई बनने का मौका पाना चाहेगा और वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब उसका दुश्मन उसके सामने साफ बैठा होगा और उसे दिव्य ड्रैगन को बदला लेने की अपनी चाहत छोड़कर इनाम और चार्ज को खत्म करके अपनी चिप हासिल करनी होगी। कितनी दिलचस्प तस्वीर है। ईशान जैसे ही ये बातें सोच रहा था, उसने जहाज पर सवार लोगों को अपनी ओर आते देखा। इस समय जहाज सुचारू रूप से चल रहा था और उनका काम पूरा हो चुका था। क्या हुआ? ईशान ने उनसे पूछा। कैप्टन, हमें अभी तक आपका नाम नहीं पता। काले भालू मिंक डोरोनी ने अपना सिर खुजाते हुए ईमानदारी से पूछा। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि कितना लंबा चैप्टर है, टीटी। ईशान थोड़ा मुस्कुराया, पर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। बाकियों को भगा देने के बाद उसे अब और छिपने की जरूरत नहीं है, खासकर अपने समुद्री डाकू दल के सदस्यों से। इसीलिए उसने पहले ही अपना मुखौटा उतार दिया था। मेरा नाम ईशान है। मैं पहले समुद्री लुटेरों का शिकारी था। ईशान मुस्कुराया और उनसे बोला, लेकिन अब मैं समुद्री लुटेरा बन गया हूं। कैप्टन ईशान, आपको चिंता करने या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। एक नाविक हंसा और बोला, दरअसल दुनिया में कई समुद्री लुटेरों को मजबूरन यह रास्ता अपनाना पड़ा है। अगर आप शुरू में समुद्री लुटेरों के शिकारी थे तो भी यह बिल्कुल सामान्य बात है। यहाँ तक कि कई लोग मरीन भी थे जो बाद में समुद्री डाकू बन गए। यह सुनकर विमान में सवार सभी लोग हंस पड़े। ईशान ने भी यही किया। फिर उसे एक देवराज का ख्याल आया जो भविष्य में आने वाले सुपरनोवा वर्स्ट जनरेशन में से एक है। वह मरीन्स का रियर एडमिरल हुआ करता था। किसी वजह से आखिरकार वह समुद्री डाकू बन गया। उसके मुकाबले एक समुद्री डाकू शिकारी की पहचान कुछ भी नहीं थी। कैप्टन, डोरोनी ने अपना सिर खुजलाया और एक वांटेड पोस्टर थमा दिया, लेकिन अब आप एक समुद्री डाकू हैं। यह पोस्टर जयदेव ने छोड़ा था और इसे न केवल ईशान ने देखा बल्कि पूरे जहाज ने देखा। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन जब सबने उसकी उदारता देखी तो उनके दिलों में गर्व की भावना पैदा हुई। प्रभारी व्यक्ति, हमारा कप्तान 500 मिलियन बेरीज का समुद्री डाकू था। अब चूंकि वे उसके पायरेट ग्रुप के सदस्य थे,
इसलिए सबके दिलों में, यहाँ तक कि खुद ईशान के दिल में भी, उसकी इनामी राशि की तुलना पायरेट्स से करने का विचार घर कर गया। जब उसने यह वांटेड पोस्टर लिया तो वह सोच ही नहीं पाया कि यही तो मेरी कीमत है। उन बड़े सितारों, सबसे खराब पीढ़ी की तरह ईशान की भी अब एक कीमत है, और उसके लिए यह भावना उतनी अच्छी नहीं थी। इनाम की राशि विश्व सरकार द्वारा उसके महत्व और खतरे के स्तर की मान्यता को दर्शाती है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इयान का इनाम उसके बुरे कर्मों के कारण नहीं था। कभी कभी ईशान सोचता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स बुरे लोग नहीं थे। उन्हें न सिर्फ ढेर सारा पैसा और अनगिनत डेविल फ्रूट मिलते थे, बल्कि वे पूरी दुनिया में मशहूर भी थे। ईशान उनसे जुड़ने का तरीका सोचने लगा। XD, क्या मेरे अलावा किसी और पर भी इनाम है? ईशान ने उनसे पूछा। एक बड़े आदमी ने हाथ उठाकर कहा, कैप्टन, मुझ पर 14 मिलियन का इनाम था। मैं भी, मुझ पर 11 लाख का इनाम है। एक और व्यक्ति ने हाथ उठाया। अगर उसने इस बार नहीं पूछा तो भविष्य में जब उसे पता चलेगा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ईशान के अलावा इस जहाज पर और भी कई इनाम थे। हालांकि उनकी राशि ज्यादा नहीं थी, सबसे कम राशि सिर्फ 3 मिलियन बेरीज थी, लेकिन कई लोगों के साथ कुल योग उल्लेखनीय था। सबसे बड़ा इनाम रेडिंस निकला। उस पर 60 मिलियन का इनाम है। जब उन्होंने विस्तृत जानकारी मांगी तो ईशान को पता चला कि एलबाफ के रेडेन जैसे विशालकाय योद्धा ज्यादातर समुद्री डाकुओं की तरह रहते हैं, और उनमें से कुछ ही भाड़े के सैनिक बन जाते हैं या मरीन में शामिल हो जाते हैं। मरीन में कई दिग्गज थे और उनके पद आम तौर पर बहुत ऊंचे होते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिग्गज एक स्वाभाविक योद्धा जाति हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनमें एक मजबूत युद्ध शक्ति विकसित होती है। मरीन उन्हें बहुत महत्व देते हैं। जिन्हें सेना में भर्ती किया जा सकता था, उन्हें आम तौर पर ऊंचे पद दिए जाते थे, और यही बात दिग्गज जाति के समुद्री लुटेरों के इनामों पर भी लागू होती थी। यह हास्यास्पद है कि रेडेन जैसे सैनिक को गुलाम बना लिया गया, लेकिन यह सब साके के एक बड़े बैरल की वजह से था। दूसरे शब्दों में, सभी दिग्गज शराबी थे। जब वह पहली बार सबाउडी द्वीपसमूह में उतरा तो मानव तस्करों ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया, फिर उसे बांधकर बेच दिया गया। अपनी लड़ाकू प्रतिभा के अलावा इन लोगों का दिमाग भी बहुत तेज होता है। शायद इनके शक्तिशाली शरीर की वजह से ज्यादा लोग इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते, इसलिए इन्हें दूसरों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आंकड़े सामने आए, ईशान दंग रह गए। उनके पायरेट ग्रुप का कुल इनाम 670 मिलियन बेरीज था। क्या आप में से कोई डेविल फ्रूट का सेवन करता है? ईशान ने पूछा। इस सवाल ने लोगों को एक दूसरे की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। यह देखकर ईशान हैरान रह गया। मैंने तो सोचा था कि इतने सारे इनामों वाले लोगों में शैतानी फलों की शक्तियां भी होनी चाहिए, है ना? मुझे कैसे पता कि कोई इनाम है ही नहीं? ईशान का ऐसा सवाल पूछना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शैतान फल मूलतः इस दुनिया में एक आधार और एक प्लगइन अस्तित्व था। साधारण लोग या शक्तिशाली लोग भी लड़ सकते हैं, लेकिन जब तक वे हकी का इस्तेमाल करना नहीं जानते, तब तक सब व्यर्थ होगा। इसके विपरीत शैतान फल का उपयोग करने वाला, भले ही उसका शरीर कमजोर और कमजोर हो, अपनी फल क्षमताओं के बल पर जरूरत पड़ने पर सामने आ सकता है। ईशान ने पूछा कि क्या कोई शैतान फल इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि वह इस मौके का फायदा उठाकर समुद्री डाकू समूह का कैडर ढांचा बनाना चाहता था। चाहे कुछ भी हो,
एक समुद्री डाकू समूह को हमेशा लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए मुख्य बल के रूप में कुछ कुलीन लोगों की जरूरत होती है। ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें उनकी उम्मीद से परे थीं। यद्यपि रैडेन की युद्ध प्रभावशीलता अच्छी थी और उसे कैडर माना जा सकता था, लेकिन ईशान थोड़ा अनिच्छुक महसूस करता है। जरा रुको, मुझे याद आया कि हमारे बीच एक शैतान फल खाने वाला भी था। अचानक पीछे से आवाज आई। जब उन्होंने इधर-उधर देखा तो पता चला कि मार्गरेट ही चिल्लाई थी। वह बहुत उत्साहित थी। हाँ, मुझे यकीन है महेश ही होगा, लेकिन लगता है महेश को भी अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं है। महेश? मुझे लगता है मैंने यह नाम सुना है, ईशान ने सोचा। कैप्टन, क्या आप भूल गए? मार्गरेट ने घूर कर कहा, यह शेफ है जो हमारे लिए खाना बनाता है। ईशान दंग रह गया, फिर उसने सोचा और कहा, वह एक शेफ है? हाँ? मार्गरेट बोली, क्या आप चाहेंगे कि मैं उसे फोन करूं और खुद उससे पूछूं? ईशान ने तुरंत सिर हिलाया और मार्गरेट को महेश नाम के शेफ को लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही वह सामने आया, ईशान ने महेश नाम के इस आदमी को घूरकर देखा और उसका विश्लेषण करने लगा। उसने पाया कि वह आदमी बहुत ही अनोखा था। उसके लंबे सुनहरे बाल थे और सिर के पीछे एक चोटी थी। चोटी एक तरफ झुकी हुई थी और उसके कंधे पर उसकी सफेद शेफ जैकेट के ऊपर लटक रही थी। वह बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उसके पास मछली जैसी आंखें हैं। इस लड़के की आंखें थोड़ी सुस्त थीं, मानो उसमें ऊर्जा की कमी हो, और उसकी आंखों के चारों ओर दो बड़े काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लंबे समय से नींद नहीं आई हो। जब उसे उठाया गया तो वह धीरे धीरे बात करने का एक तरीका अपनाता था। कैप्टन, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? सिर्फ ईशान ही नहीं, बल्कि इस लड़के की आवाज सुनकर बाकी लोग भी अजीब सी घबराहट महसूस कर रहे थे। उसकी धीमी आवाज ने लोगों को उसे घसीटकर तब तक पीटने पर मजबूर कर दिया जब तक कि वो जल्दी से अपनी बात पूरी न कर ले। ईशान ने उससे पूछा, क्या तुम शैतान फल उपयोग करता हो? मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, महेश ने फिर उसी तरह से कहा। ईशान ने जब उसकी बातें सुनी तो उसे लगा कि उसके गुस्से से उसके दांत फूटने वाले हैं। उसकी आवाज का ऐसा लहजा उसे परेशान कर रहा था। उन्होंने मार्गरेट से पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि वह डेविल फ्रूट का उपयोग करता है? मार्गरेट ने कहा, मैं गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं उसके आसपास थी तो मैंने पाया कि जो कोई भी उसे छूता था वह बिना किसी कारण के सो जाता था। ओह! जब वह शांत हुआ तो उसे होश आया और बोला, महेश, तुम किसी को छूकर मुझे दिखाओ। ठीक है कैप्टन। महेश ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपने बगल में खड़े एक बड़े आदमी को छुआ। ईशान ने साफ देखा कि महेश के स्पर्श से उस बड़े आदमी की पलकें अचानक झुकने लगीं और फिर वह इसे और सहन नहीं कर सका। वह नीचे गिर पड़ा और जोर से उसका सिर डेक पर जा लगा और फिर वह सो गया। वह 1 सेकंड के भीतर सो गया। जहाज पर सवार लोग अचानक डर गए और महेश से दूर हट गए, इस डर से कि कहीं गलती से वो उन्हें छू न ले। टीएन, क्या बात है, ये तो आपका रसोइया है। उसे नींद कैसे आ गई? महेश ने मछली जैसी आंखों से उत्सुकता से पूछा। क्या तुम्हें खुद भी इसका एहसास नहीं है? ईशान ने अजीब अंदाज में पूछा। ये क्षमता तो जरूर उसके शैतानी फल की ही शक्ति है। यह शायद एक पैरामीशिया शैतान फल है, उदाहरण के लिए सम्मोहन फल। इयान के पूछने पर मैथ्यू के जवाब का लहजा वाकई चिंताजनक था। ईशान को उसे गालियां देने और पीटने का मन कर रहा था, इसलिए आखिरकार उसने गहरी सांस ली और उससे उसकी कहानी पूछी।
ईशान को उम्मीद नहीं थी कि महेश पश्चिमी ब्लू का एक शाही रसोइया निकला और वह बहुत मशहूर था। वह मूल रूप से अपने देश के शाही परिवार का रसोइया था, लेकिन 2 साल पहले उसके राजा को संयोग से एक शैतानी फल मिला। इसलिए वह उसकी क्षमता प्राप्त करने के लिए उसे खाना चाहता था, लेकिन उसके बिगड़ैल राजा ने सुना कि शैतानी फल का स्वाद मल जैसा होता है, इसलिए वह हिचकिचाया। अंत में इस राजा ने महेश को बुलाया और उसे इस शैतान फल को पकाने और इसे स्वादिष्ट बनाने का तरीका खोजने के लिए कहा। महेश ने वैसा ही किया। उसने शैतानी फल को छीला, उसे क्रीम और शहद में भिगोया और उससे फलों का हलवा बनाया और फिर उसे अपने राजा के पास भेज दिया। स्वाद तो बदल गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि राजा द्वारा इसे खाने के बाद उसे शैतान फल की क्षमता प्राप्त नहीं हुई। राजा को तुरंत गुस्सा आया, यह सोचकर कि महेश ने उसे धोखा देकर नकली फल लाकर दे दिया है, इसलिए उसे सीधे जेल भेज दिया गया और फिर उसके प्रसिद्ध पाककला कौशल के कारण जेल के अधिकारी ने उसे दास व्यापारियों को बेच दिया। अंततः तस्कर ने उसे दिव्य ड्रैगन के हवाले कर दिया। महेश ने धीमे स्वर में कहा और आंसू पोंछे। उसे दुख इस बात का था कि उसने शैतानी फल न तो लिया और न ही उसे बदला। ईशान ने उसे चुपचाप देखा और अंत में कहा, राजा को देने से पहले तुम्हें तैयार उत्पाद का स्वाद तो चखना चाहिए था न। महेश ने अपना सिर उठाया और उसकी मछली जैसी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने कुछ आश्चर्यचकित स्वर में कहा, कप्तान, आपको कैसे पता चला कि मैंने इसे चखा है? रुको। ईशान अब और सहन नहीं कर सका और जल्दी से अपनी पूछताछ बंद कर दी, लेकिन वह मैथ्यू की शैतान फल क्षमता की उत्पत्ति को समझने में सक्षम था। जब रसोइये अपने बनाए व्यंजन चखते हैं तो यह ठीक है, लेकिन यदि पकाने की वस्तु शैतानी फल है तो चीजें निश्चित रूप से अलग होती हैं। इस तरह उसके राजा ने उसे दोषी ठहराकर वास्तव में गलत नहीं किया था। महेश को ले जाने और उसकी शैतान फल क्षमताओं का अध्ययन करने के बाद ईशान को इसके बारे में कुछ समझ में आया। इस फल को नींद लाने वाला फल या सम्मोहन फल कहा जा सकता है। मैथ्यू की यह क्षमता थी कि वह अपने हाथों से छूने वाले जीवों को 10 मिनट के लिए सुला देता था। यह क्षमता बहुत कमजोर हो सकती है, क्योंकि यह मैथ्यू के हाथ ही होंगे जो व्यक्ति को छूते हैं, और महेश खुद सिर्फ एक रसोइया था और उसके पास लड़ने की ज्यादा शक्ति नहीं है। इसके अलावा इस तरह की जबरदस्ती की नींद दर्द से भी दूर हो सकती है। उदाहरण के लिए, महेश किसी को छूकर उसे सुला देता है और फिर पीड़ित को मुक्का या चाकू लग जाता है तो उसकी नींद उड़ जाती है। हालांकि ऐसी क्षमता को बहुत मजबूत और उपयोगी बनाना संभव है। ईशान ने अनुमान लगाया कि यदि महेश हकी का उपयोग करके किसी लोगिया उपयोगकर्ता को छूकर उसे सुला दे, चाहे वह आओकिजी, किजारू या अकैनू तीनों एडमिरल ही क्यों न हो, महेश उन्हें तुरंत सुला सकता है। वैसे भी मैथ्यू की क्षमता के साथ कम से कम एक शैतान फल उपयोगकर्ता इयान का मूड बहुत बेहतर था। अपने समूह के सदस्यों के बारे में जानने के बाद शेष प्रश्न इन समुद्री डाकुओं का नाम और झंडा तय करना था। लगभग 3 घंटे बाद इयान के जहाज के मस्तूल पर एक काला समुद्री डाकू झंडा लहराया। इस ध्वज पर सामान्यतः क्रॉस खोपड़ी का पैटर्न था, लेकिन अंतर यह था कि यह खोपड़ी एक ड्रैगन की खोपड़ी थी और ड्रैगन की खोपड़ी के ऊपर से एक तलवार सीधे नीचे डाली गई थी। यह ईशान और उसके समुद्री लुटेरों का ध्वज पैटर्न था। इसे मार्गरेट ने चित्रित किया था। इसके अलावा समुद्री डाकू समूह का नाम भी मार्गरेट द्वारा ही चुना गया था। उन्होंने इसे ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू कहा था। क्या करें, यह सोचकर उलझन में ईशान को लगा कि अपना नाम ग्रुप का नाम रखना ठीक नहीं होगा और बाकी सदस्यों को भी कोई खास आइडिया नहीं सूझा। उनके दिमाग में बस कुछ बेतुके नाम ही आए,
जैसे इयान्स पायरेट्स, द मास्कड पायरेट्स, द 76 पायरेट्स, द बेयर ईयर केप पायरेट्स वगैरह। जब वे कोई सही नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी मार्गरेट ने बीच में आकर अपने विचार बताए। उसकी बात सुनकर सबने एक दूसरे को निराशा से देखा और फिर उस नाम को रखने पर सहमति जताई, क्योंकि अब सबको पता है कि उनके कप्तान ईशान ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मार गिराया था, जो एक अभूतपूर्व घटना थी। इस नाम का इस्तेमाल न सिर्फ इयान की खूबियों को दर्शाता है, बल्कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के प्रति उनकी नफरत को भी दर्शाता है। यद्यपि उनका निशान मिट चुका है, फिर भी चाहे वह कोई भी हो, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे इन दिव्य ड्रैगन को माफ कर सकें। हालांकि इस नाम का इस्तेमाल वाकई नफरत पैदा करता है, लेकिन इन लोगों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। इस नाम के बिना भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स उन्हें जाने नहीं देंगे। मार्गरेट एक बहुत ही प्रतिभाशाली चित्रकार थीं। उनका समुद्री डाकू झंडा एक उत्कृष्ट कृति बन गया। इयान के शब्दों में, यह 1080p हाई डेफिनिशन है, जिसे दूर से ही एक नज़र में देखा जा सकता है। इसलिए जब समुद्री डाकू झंडा फहराया गया, तो डेक पर मौजूद सभी लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, बन गया। हमारा पायरेट ग्रुप आखिरकार बन ही गया। किसी को भी नाम और जॉली रवि के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए, यह एक पहचान का प्रतीक है। जिस समय झंडा फहराया गया, जहाज पर मौजूद लोगों ने खुद को इस समुद्री डाकू समूह का सदस्य मान लिया। ऐसे कई लोग थे जो समुद्री डाकू के रूप में समुद्र में जाने के बाद समुद्री डाकू समूह को एक और घर की तरह मानते थे, जबकि समुद्री डाकू समूह के अन्य सदस्य परिवार के सदस्यों की तरह समुद्री डाकू झंडे के नीचे एकत्र होते थे और अपने समुद्री डाकू जहाज के साथ साहसिक कार्यों में हाथ मिलाते थे। इसलिए किसी को केवल कुछ समुद्री डाकू समूहों के व्यवहार को नहीं देखना चाहिए जो सभी प्रकार की बुराई करते हैं, लेकिन इस समूह और कई अन्य लोगों में वे बेहद एकजुट थे, जो एक अनूठी समुद्री डाकू संस्कृति भी थी। इसके बाद स्वाभाविक रूप से एक और भोज का समय आ गया था। हालांकि महेश धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन उसका अंदाजा उसकी सामान्य स्थिति से था। यह आदमी यूं ही शाही रसोइया नहीं था। जब वह अंदर गया और खाना बनाना और व्यंजन बनाना शुरू किया, तो वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसकी मछली जैसी आंखें गायब हो गई थीं और उनकी जगह एक तीखी नजर ने ले ली थी। 2 अन्य सहायकों के साथ उसने जल्दी से जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए दावत तैयार कर दी। ईशान को एक शानदार खुशबू आ रही थी। जब वह दौड़कर रसोई में गया तो उसने यह नजारा देखा। उस समय उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि इस लड़के का व्यक्तित्व ही बदल गया है। हालांकि महेश के हाथ का नाश्ता खाने के बाद ईशान को एहसास हुआ कि उसने वाकई कोई खजाना पा लिया है। जब वह उठा तो उसने महेश के हाथ का नाश्ता खाया था। उस समय उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। अब जब तरह तरह के मीट और सीफूड परोसे गए तो ईशान उसे खाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह मास्टर महेश शाही रसोइया होने के लायक था। उसका हुनर कमाल का था। नाव में बैठे सभी लोग उसका आनंद ले रहे थे। एक क्रू मेंबर उत्साहित होकर मैथ्यूज का हाथ थपथपाने लगा। वह बस उसकी तारीफ करना चाहता था, लेकिन एक पल में ही वह सो गया, जिससे आसपास के सभी लोग हंस पड़े। हालांकि महेश की इसके अलावा भी कई और समस्याएं थीं। लोगों से बातचीत करते हुए उसकी धीमी आवाज में कड़वाहट भर जाती थी और शैतानी फल खाने के बाद से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। सच कहूं तो उसकी नींद बहुत कम हो गई थी। वह रोज सिर्फ 1 घंटा ही सो पाता था। यही उसकी मछली जैसी आंखों के चारों ओर 2 बड़े काले घेरों का मूल था।
ईशान आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा कि वह सो जाने के लिए स्वयं को क्यों नहीं छूता, लेकिन उसे बताया गया कि महेश अब अपनी स्वयं की क्षमता के प्रति प्रतिरक्षित हो गया है। डोरोनी को उस पर दया आ गई। वह उसके पीछे गया, अपना पंजा उठाया और महेश को बेहोश कर दिया। अब वह सो सकता है। डोरोनी ने अपना सिर खुजाया और कहा, और हमें उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, वह धीरे धीरे बोल रहा है। छी! सब जोर से हंस पड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काला भालू मिंक इतना क्रूर निकलेगा। उस रात पार्टी बहुत देर तक चली। कुछ लोगों को रात भर देखने के लिए बुलाकर सब लोग सो गए। अगली सुबह ईशान को जम्हाई आई। जब वह डेक पर पहुंचा तो उसने पाया कि आखिरी शिफ्ट डोरोनिस की ड्यूटी थी। ईशान ने उससे एक सवाल पूछा, अरे डोरोनी, तुम्हारा वजन कितना है? पता नहीं, डोरोनी ने सिर खुजाते हुए कहा, शायद 600 किलोग्राम से ज्यादा।